हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हमने यहाँ अपन जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे अपना कृषि प्रबंधन में अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि अपन फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है, कृषि पद्धतियों के चरण पढ़ रहे थे अपन। तो कृषि पद्धतियों के चरण को अपन ने स्टडी कंटिन्यू रखा है। मैं यहाँ आगे पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने, ये मेरा तीसरा वीडियो है, जिस स्टूडेंट ने पहले नहीं देखा है पहले जाके वो 2 वीडियो देखिए, ताकि क्या होगा आपको आगे की चीज तभी समझ में आएगी जब आप पीछे की चीजों को देख पाओगे। तो यहाँ अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस तीसरी वीडियो के बाद में क्या करेंगे कि जितने भी अपने यहाँ चरण हो पाते हैं वो सारे चरण करेंगे। उस चरण के बाद में मैं आपको इस जितना पढ़ाया है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, ताकि क्या हो आपके बीच में नोट्स भी बनते रहे और क्वेश्चंस भी चलते रहे। तो उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में करना है। यहाँ अपन ने जो कृषि पद्धति के चरण पढ़ रहे थे तो अपन ने 3 चरण पढ़ लिए थे। देखो 3 चरण अपन ने फर्स्ट जो चरण पढ़ा था मिट्टी को तैयार करना, कि किस तरीके से अपन मिट्टी को तैयार करते हैं, क्या क्या उस प्रोसेस करना पड़ता है मिट्टी को तैयार करने के लिए। तो सारे प्रोसेस अपन ने बता दिए थे। मिट्टी तैयार करने के लिए अपन को किस किस औजार की आवश्यकता होती है तो वो चीज भी बता दिया था। मैं आपको ये रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पिछला जो वीडियो है उसके बारे में पता चल जाए कि अपन ने पिछली वीडियो में क्या देखा था। तो अपन ने मिट्टी के औजार देख लिए थे। उसके बाद में अपना जो सेकंड आया था वो बुआई का आया था कि अपन ने बुआई में क्या क्या देखा था, कि बुआई किस लिए की जाती है और उसके बुआई के भी औजार क्या होते हैं। मैंने आपको 2 औजार बताए थे। एक तो आधुनिक जो परंपरागत औजार था वो कीप वाला, जो हल्के लगा के उसमें बीज डाल देते थे तो बीज एक 2 बीज गिरते रहते थे। और दूसरा जो अपन ने बताया था वो आधुनिक कह सकते हैं, ड्रिल की बात की थी अपन ने। तो वो अपना जो ट्रैक्टर का कल्टीवेटर होता है उसी के ऊपर एक बड़ा बॉक्स लगा दिया जाता है, उसमें बीज डाल देते हैं। तो ये वाला प्रोसेस अपन ने देख लिया था उससे पहले, ठीक है। बुआई की जो अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद में अपन खाद और उर्वरक की बात कर रहे थे। तो खाद और उर्वरक में जो अपन ने डाला था और खाद और उर्वरक के जो अंतर है अपने वो अंतर देख लिया। खाद किस रूप से, प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों बनाया जाता है या जो जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है। उसके बाद में अपन उर्वरक की बात कर रहे हैं कि जो उर्वरक जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होते हैं एक जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं और जिनसे क्या होता है कि बहुत सारी हानियां हो जाती है। तो अपन यहाँ जो खाद के जितने भी लाभ है वो देखेंगे आज से। तो देखो खाद की जो बात की अपन ने, वो खाद बताया था कि प्राकृतिक रूप से बनाया जा रहा है, या तो अपन ने वर्मी कंपोस्ट का मतलब समझा था कि जितनी भी जो फसल होती है उस फसल की थ्रेसिंग की क्रिया। थ्रेसिंग का मतलब होता है कि भूसे और अनाज दोनों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। तो जो भूसा निकला है, अपना जो अपशिष्ट पदार्थ निकला है, उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देते हैं, या तो खेत में जला देते हैं या खेत में फैला के उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या हो जाता है, वो गल जाता है और वो खाद का रूप ले लेता है। तो खाद के यहाँ जो लाभ बता रहे हैं अपन को, तो देखो यहाँ एक तो फसल शुद्ध रहती है, कहने का मतलब है इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होंगे। तो रासायनिक पदार्थ नहीं होंगे तो इससे संबंधित अपने शरीर में कोई बीमारियां नहीं होगी। फर्स्ट की बात करते हैं। सेकंड की अपन बात करते हैं। तो सेकंड की जो अपन बात कर रहे हैं कि फसल तो शुद्ध रहती है, सेकंड जो होगा ये अपन को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहता है।
जो तीसरी सबसे मोस्ट जो अपनी बात है, सबसे मोस्ट बात ये है कि इसके लिए हमको धन व्यय नहीं करना पड़ता है कि अपन बाजार से खरीद के तो ला नहीं रहे इसको, जो अपने घर में जिस जानवर को रख रहे हैं उसके अपशिष्ट पदार्थ को ही अपन क्या कर रहे हैं, खेतों में डाल रहे हैं। तो जब अपशिष्ट पदार्थ को ही खेतों में डाल रहे हैं तो उन्हीं से अपन को क्या मिल रहा है, गोबर मिल रहा है। तो इसको खरीदने के लिए धन व्यय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाद के लिए धन व्यय की जरूरत नहीं पड़ती है। और चौथा जो पॉइंट होगा इसका, ये सस्ता एवं सीधा साधन है कि इसको अपन घर में भी बना सकते हैं या खेतों में भी बना सकते हैं, अपन को जहां जरूरत हो वहां अपन इसको बना सकते हैं। तो इसका जो है सस्ता एवं सीधा साधन है। ये अपने इसके खाद के 4 लाभ हो गए। तो आपको ये खाद के 4 लाभ जरूर याद करने हैं और साथ के साथ कॉपी में नोट करना है। इससे आगे का जो अपना टॉपिक आएगा उसकी अपन बात करते हैं। ये अपना तीसरा चरण पूरा हो गया। चौथे चरण की बात करेंगे, सिंचाई। देखो सिंचाई क्या होती है, सिंचाई मतलब फसल में पानी देने की क्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। फिर जैसे अपन ने वहां मिट्टी को तैयार किया था और मिट्टी की जो परिभाषा बताई कि जुताई के दौरान अपन क्या करते हैं, मिट्टी को उलट उलट कर पोला बनाते हैं। और फिर उसके औजारों के बारे में बात की थी कि क्या क्या औजार काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ भी अपन वही बात करेंगे, पहले इसकी परिभाषा देंगे और फिर सिंचाई करने के लिए क्या क्या औजार काम में लिए जाते हैं तो उन औजारों की बात की जाएगी। तो यहाँ पहले सिंचाई की परिभाषा देते हैं। फसल में पानी देने की क्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई। अब इससे आगे का अपन इसके औजारों के बारे में बात करेंगे। तो देखो औजार वही आएंगे जहां अपन ने वहां जैसे बात की वैसे ही औजार आएंगे। एक तो परंपरागत औजार और एक आधुनिक औजार। परंपरागत औजार का मतलब था कि पहले किस टाइप से सिंचाई की जाती थी पुराने जमाने में, और जो आधुनिक मॉडर्न जमाना है उसमें किस टाइप से सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के 2 साधन होते हैं अपने पास, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। आधुनिक औजार। तो परंपरागत औजार के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है उसकी बात करते हैं। तो रेहट, मोट, चढ़स, आदि। ये 3 अपन को रेहट, मोट और चढ़स की बात करते हैं। और यहाँ आधुनिक जो औजार में अपन बात करेंगे, एक तो ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र, जिसे अपन दूसरा नाम दे सकते हैं छिड़काव तंत्र। और एक होता है अपने पास बूंद बूंद सिंचाई। देखो अपन इनकी बात करते हैं तो क्या थे कि ये आधुनिक
जमाने के जहाँ लोग क्या करते थे, या तो अपने हाथों से पानी निकालते थे। जैसे अपन बात करते हैं, एक पात्र होता है बड़ा सारा, उस पात्र से क्या करते हैं, एक दोनों पात्रों से रस्सी बांध देते हैं और रस्सी बांधकर उसको जब कुएं में लटका देते हैं और लटकाने के बाद में वहां से पानी भरकर उनको हाथों से या बैलों से खींचा जाता था। तो इस टाइप से उनकी सिंचाई की जाती थी। और ड्रिप तंत्र की बात करते हैं, ड्रिप तंत्र और बूंद, बस आपके यहाँ से इनके डिटेल ही दे रखा है कि कितना अपन को क्या करना है, बस इनके नाम याद रखते हैं अपन को। और ड्रिप तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ अपने पास एक मोटर होती है और यहाँ से पाइप बिछा दिए जाते हैं। यहाँ से क्या कर दिया जाता है, पाइप बिछा दिया जाता है और इस मोटर से यहाँ जहां से अपन को पानी निकालना होता है, इस पाइप को तो इस पानी में डाल दिया जाता है और ये पाइप लगा दिए जाते हैं आगे, और इनमें जगह जगह पर नोजल लगा दिए जाते हैं। जैसे ही नोजल जगह जगह पे नोजल लगा दिए जाते हैं और यहाँ से ऊपर से एक हल्का सा छिद्र होता है इधर की साइड और इधर की साइड। इसमें भी ऊपर क्या होगा, इधर की साइड और इधर की साइड। जैसे ही इसको मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो पानी का जो प्रभाव होगा वो इसमें बहना स्टार्ट हो जाएगा। पानी का प्रभाव, जैसे ही पानी आगे जाता है तो इन नोजलों की सहायता से पानी ऊपर की ओर बहने लगता है। जैसे ही पानी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर चारों तरफ बरसात के रूप में फैलने लगता है। तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, जैसे अपन छिड़काव कर रहे हैं उस टाइप से छिड़काव हो जाएगा पूरी फसल के ऊपर। तो इसीलिए इसको अपन ने क्या नाम दे दिया गया, छिड़काव तंत्र। तो ये जितना अपना एरिया है, जितना अपना खेत है, उस सारे खेत में पाइप बिछा देंगे और जगह जगह पर नोजल लगा दिया जाएगा और पानी पूरे खेत में फैलता रहेगा। तो ये तो अपना है ड्रिप तंत्र। और बूंद बूंद सिंचाई की बात करते हैं, सारा सिस्टम बिल्कुल वही रहता है। इन पाइपों की जगह, नोजलों की जगह क्या कर दिया जाता है, जहां अपने पास एक पादप है उस पादप की जड़ों के पास में जगह जगह हल्के हल्के से छेद कर दिए जाते हैं। ये पाइप चल रहा है अपना, ये इधर से ये पाइप चल रहा है, छोटे वाले पाइप होते हैं ये। तो यहां से इस पाइप में यहां छिद्र कर दिया जाता है और इस पाइप में यहां छिद्र कर दिया जाता है। तो क्या होगा कि जैसे इस पाइप से, इस छिद्र से बूंद बूंद के रूप में इनकी जड़ों में पानी जाता रहेगा। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अपने सिंचाई के आधुनिक साधनों के बारे में अपन ने बात कर ली। तो अब आधुनिक साधन की अपन ने इसकी बात कर ली। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आएगा कि खरपतवार को हटाना। तो पहली बात अपन को ये पता होनी चाहिए कि खरपतवार क्या होता है। तो मैंने जिस दिन आपको फर्स्ट वीडियो बनाया था और पद्धतियों के चरण लिखवाए थे, उस टाइम पे मैंने आप सभी को बता दिया था कि खरपतवार क्या होता है। लेकिन वापस भी बता देंगे, कोई बात नहीं है। किसी को अगर याद नहीं हो तो देखो, यहाँ अपन फिफ्थ जो अपना चरण आएगा वो क्या आएगा, खरपतवार को हटाना। अपन ने क्या कर दिया था, यहाँ से पहले मिट्टी भी तैयार कर दी, बीज भी बो दिया और बीज बोने के बाद में उसमें क्या कर दिया, खाद और उर्वरक भी डाल दिया और उसके बाद में अपन ने उसमें पानी भी दे दिया। अब बीज तो क्या करेगा, उगाएगा और उगाने से उसके जो पौधे बनेंगे वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, वृद्धि कर दी। अब वृद्धि कर दी तो क्या होगा कि दूसरे पादप को, जो अतिरिक्त पादप होंगे, फसल के अलावा जो अतिरिक्त पादप होंगे उनको अपन क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। तो उन अतिरिक्त पादपों को भी तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा,
ये अपन बताएंगे कि किस कारण से हटाया जाता है। तो देखो, पहली तो आपको खरपतवार की परिभाषा याद होनी चाहिए। खरपतवार की परिभाषा मैंने क्या बताई, पादप के फसल के अलावा अतिरिक्त उगने वाले पौधे को अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार क्या करते हैं, जो अपनी मिट्टी जो तैयार की थी अपन ने, उस मिट्टी के सभी पोषक तत्वों को अवशोषण कर लेते हैं। सभी पौधों को अगर अवशोषण कर लेंगे पोषक तत्वों को, तो क्या होगा कि फसल के लिए वो उतना नहीं हो पाएगा जितना ये खरपतवार ले लेंगे। जितनी उनको जरूरत रहेगी फसल को जिन पोषक तत्वों की, तो पोषक तत्व उनको मिल ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होगा कि इनको हटाना बहुत जरूरी है। ये पूरी जितने भी पोषक तत्व होंगे उन सबको सोख लेंगे या उनका अवशोषण कर लेंगे। तो पहली बात है, खरपतवार को हटाने के क्यों हटाना चाहिए, तो वो क्या कर लेते हैं, पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए हटा देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे अपना ये खेत था, इस खेत के अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी ये फसल ग्रो कर रही है कि यहाँ जो भी है अपना ये वृद्धि कर रही है। अब ये वृद्धि कर रही है ना, तो क्या होगा कि इसके साथ ये खरपतवार उग गया, मान लो कि ये खरपतवार उग गया, और ये क्या है, अपना जो जिस फसल को अपन ने बोया है वो फसल के पौधे हैं। तो ये अगर ये फसल के जो पौधे हैं उससे ज्यादा अगर खरपतवार ग्रो कर जाता है, जो अतिरिक्त जो पौधा है वो क्या कर जाएगा, इस पौधे से ज्यादा ग्रो कर जाएगा, तो इसकी वृद्धि को ये रोक देता है, इसको आगे बढ़ने ही नहीं देता, ये खुद ही ग्रो करने लग जाता है। इसलिए अपन को क्या है, फसल के नुकसान है, तो इसीलिए खरपतवार को हटाना है। इसको हटाने के लिए वही जो अपन ने बात की थी कुदाली, वही काम में ली जाती है। औजार इसका क्या हो गया, वही कुदाली अपन क्या करते हैं, इसको हटाने में काम में लेते हैं। तो खरपतवार को भी अपन ने हटा दिया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, फसल को सिक्स पॉइंट अपना क्या है, फसल को काटना। तो देखो यहां क्या होगा कि जो अपनी फसल तैयार हो गई है उस फसल को क्या कर देते हैं, काटने लग जाते हैं अपन। उस फसल को जैसे ही काट लिया, काटने के लिए कौन कौन से औजार अपन को काम में लिया जाता है, तो हंसिया जिसे बोलते हैं वो क्या होगा, इसको काम में लिया जाता है। एक ये इस टाइप का हथियार होता है, ये इस टाइप का हथियार होता है जिससे क्या होता है, फसल को काटा जाता है। देखो ये तरीका भी क्या है, आधुनिक है। हंसिया वाला तरीका भी क्या है, आधुनिक है। ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, ये परंपरागत औजार हो गया। आजकल क्या होता है कि जहां बड़े बड़े खेत होते हैं वहां मशीनों के द्वारा इसकी कटाई कर दी जाती है। तो अपन बात करेंगे इसमें, तो आधुनिक तरीका इसमें कौन सा हो गया, मशीनें काम में ली जाती है, ठीक है, जिसको अपन थ्रेसिंग कहेंगे। सॉरी, थ्रेसिंग क्या होगा, इससे आगे जैसे अपन ने फसल को काट लिया, अब फसल को काट कर क्या कर देते हैं, अपन उसके भूसे को और उस अनाज को अलग कर देते हैं। तो यहाँ जो अपना एक इसी में टॉपिक आएगा, फसल को काटने में ही थ्रेसिंग। तो इसकी आप पूरी तरीके से परिभाषा दोगे तो फसल की नमी को दूर कर फसल की नमी को दूर कर फसल से अनाज व भूसे को अलग करने की क्रिया
करने की क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? थ्रेसिंग कहलाती है। जैसे ही क्या हो गया, अपन ने मान लो कि फसल को काट लिया। अधिकतर जो लोग गांव से होंगे जिन्होंने खेती की होगी वो तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या करते हैं, जो खेत हो गया उस फसल को काट देते हैं, फिर उसको धूप में 2-4 दिन के लिए सुखा देते हैं, ताकि क्या हो, जो उनके नमी होगी वो नमी भी पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो फिर उसका जैसे नमी का मतलब हल्का गीलापन, तो वो भी दूर हो जाएगी। फिर उसको क्या करते हैं, थ्रेसिंग की सहायता से अनाज अलग हो जाता है और जो भूसा है वो अलग हो जाता है। तो भूसे को या तो फिर खाद के रूप में काम में ले लिया जाता है, या फिर अपन क्या करते हैं उसको जलाने में खाद के रूप में काम में ले लिया जाता है, या फिर जानवरों के चारे के रूप में काम में ले लिया जाता है। तो ये विषय हो गया अपना तीसरा और छठा टॉपिक हो गया फसल को काटना। फसल को काट लिया, काटने के लिए अपने पास 2 औजार थे, एक तो हंसिया था और एक ये जो आधुनिक मशीनें थी। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, थ्रेसिंग पढ़ा है। और इसके बाद में जो 7वां पॉइंट है वो अपना क्या है, अनाज का भंडारण। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, थ्रेसिंग मतलब अलग करेंगे, अनाज को अलग कर लेंगे, तो उसी टाइम पे क्या कर लेते हैं अपन, उस अनाज का भंडारण कर लेते हैं कि जो अनाज है उसको बोरियों में या फिर जो अलग जैसे कुछ भी कट्टे वगैरह कुछ भी हो उसमें डाल लेते हैं। कहने का मतलब है अनाज को अपन भंडारण कर लेते हैं। तो अपने ये जो है कृषि पद्धति के चरण खत्म हो गए। और अब अपन क्या करेंगे, इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा। थैंक यू।